हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। मैं आप लोग के लिए पिछले 2 वीक से वीडियो नहीं ला पा रहा था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं थोड़ा काम की वजह से बिजी था। फिर मैं शुरू कर दिया हूं आज से आप लोगों का क्लास। तो हम लोग क्लास 11th में डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छे से समझा था और उस पर हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी किए थे। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जो कि डिप्रिसिएशन निकालने का, कैलकुलेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल और सबसे प्रैक्टिकल मेथड। तो इसको हम लोग सीखने वाले हैं। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को ही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है। तो चलो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग समझते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है कि जो हमारा एसेट का जो कॉस्ट है, वो हर साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और उसके बाद जो वैल्यू आता है उसको बोला जाता है रिटेन डाउन वैल्यू। मैंने क्या बोला कि हम जो एसेट खरीद के लाते हैं उसे बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट। जो उस टाइम में जो पे करते हैं उसमें सारे खर्चे को मिला के हमने देखा था फर्स्ट क्लास में कि ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो उसमें हर साल क्या होता है, डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो एसेट का वैल्यू घटते जाता है। तो जो एसेट का घटा हुआ वैल्यू होता है उसको रिटेन डाउन वैल्यू बोला। इस मेथड को हम लोग रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। और इसी का घर का नाम जो है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। घर का नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैलेंस जो है, एसेट का बैलेंस हर साल क्या हो रहा है, घट रहा है, और उस घटे हुए वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इसीलिए उसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बट दोस्त लोग उसको प्यार से क्या बोलते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसे आपका नाम घर में कुछ और है, दोस्त लोग कुछ और नाम से बुलाते हैं, स्कूल में कुछ और नाम होता है, उसी तरह से रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का भी दो नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है सर? डिमिनिशिंग मतलब होता है वैल्यू को कम करना, वो कम करना, रिड्यूस करना। तीनों एक ही है। ठीक है। चलो, अब इस पे हम लोग फटाफट एक लाइन में कुछ इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं कि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। तो फटाफट लिखो मेरे साथ। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, in this method amount of depreciation is calculated, is calculated every year on book value, on book वैल्यू। क्या होता है कि यहाँ पे इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो किस पर निकालते हैं? बुक वैल्यू पर निकालते हैं, जिसे प्यार से हम रिटेन डाउन वैल्यू भी क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू को क्या बोलते हैं? रिटेन डाउन। ठीक है। वो भी किस रेट पे? एट अ फिक्स रेट, एट अ फिक्स रेट। तो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है? इसमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो बुक वैल्यू पर, यानी कि बुक वैल्यू क्या, जो हर साल डेप्रिसिएशन काट के जो वैल्यू होता है रिटेन डाउन वैल्यू, उस पर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। किस रेट पे? वो भी फिक्स रेट पे। इससे पहले जो आपने मेथड सीखा था स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें क्या होता था? उसमें ओरिजिनल कॉस्ट, जो एसेट खरीद के लाते थे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते थे। इससे क्या होता था कि जब ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता था तो हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता था? सेम रहता था, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो तो चेंज होगा नहीं। बट बुक वैल्यू तो हर साल बदलता है, क्योंकि जब एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो बुक वैल्यू आता है, और हर साल उस बुक वैल्यू, हर साल का जो बुक वैल्यू होता है वो बदलता है, कम होते जाता है। वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो कैलकुलेट होता है बुक वैल्यू के ऊपर हुए होता है एट अ फिक्स रेट। ठीक है। अब यहाँ इस मेथड की खासियत क्या है कि इसका जो डेप्रिसिएशन होता है शुरुआत में ज्यादा होता है और धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो कंटिन्यूअसली फॉल करता है। क्या करता है सर? कंटिन्यूअसली गिरते जाता है, इसलिए फॉल करता है एवरी ईयर। बोले तो अगर
फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज हुआ तो पक्का है कि अगले साल 10,000 से कम चार्ज हो। यही तो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड की खासियत होती है कि शुरुआत में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता है और हर साल क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है। और तीसरी बात, यहां पे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट नेवर बिकम्स जीरो, नेवर बिकम्स जीरो, यानी एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। चलो, अब आप लोग नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालो एडवांटेज, यानी इस मेथड का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है डब्ल्यूपीवी मेथड का। तो सबसे पहला खासियत क्या है इस मेथड का कि यहां पे हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था कि हर साल डिप्रिसिएशन सेम रहता था। यहां पे क्या हो रहा है कि हर साल डिप्रिसिएशन क्या होता है, शुरुआत में हर साल क्या होता है, डिप्रिसिएशन घटते हुए चला जाता है। और जरा सोचो, किसी कोई हमने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, तो शुरुआत में डेप्रिसिएशन उस पर ज्यादा चार्ज किया, फिर धीरे धीरे कम करते गए। और क्या होता है कि मशीन जैसे ही पुराना होते जाता है तो रिपेयर का खर्चा बढ़ता है। तो क्या होगा कि डेप्रिसिएशन का खर्चा तो कम हो जाएगा पास्ट में, और रिपेयर का खर्चा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, पीएनएल का बर्डन क्या हो जाएगा, इक्वलाइज रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पॉइंट ये है एडवांटेज का, इक्वलाइज, it equalize the burden on पीएनएल अकाउंट। ये क्या करता है, पीएनएल अकाउंट पे बर्डन जो होता है उसको इक्वलाइज करता है। इक्वलाइज का मतलब क्या हुआ सर, इक्वलाइज का मतलब हुआ बराबर, यानी हर साल जो है लोड जो होता है वो बराबर रहता है इस मेथड के वजह से। वो कैसे, बिकॉज बिकॉज अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, बिकॉज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटते जाता है, डिक्रीजेस होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब हर साल क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है ओवर द पीरियड। ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ रिपेयर्स, अमाउंट ऑफ रिपेयर्स, अमाउंट ऑफ रिपेयर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस होता है ओवर द पीरियड। ठीक है। यानी हमने क्या बोला कि मान के चलो हमने कोई मशीन खरीदी 2015 में, मशीन परचेज की, मशीन परचेज की 1 लाख रुपए, कितने की, 1 लाख की हमने मशीन परचेज की 2015 में। अब जरा सोचो कि 2015, 2016, 2017, 2018, ठीक है, हमारा जो अगर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड करते हैं क्या होगा, डेप्रिसिएशन जो होगा, अगर बात करें डेप्रिसिएशन की, तो पहले साल मान के चलो 10% रेट है तो 10,000 हो गया। फिर क्या हो गया, एसेट का वैल्यू घटा, 1 लाख में 10,000 घटा तो क्या हुआ, 90,000, 90,000 पे फिर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कितना होगा 9,000। फिर 90,000 में से 9,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 81,000। फिर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो 8,100। और इस तरह से सो ऑन वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाएगा डिप्रिसिएशन का। बट रिपेयर अगर बात करें रिपेयर की तो क्या होगा, नया नया मशीन अगर खरीदेंगे तो शुरुआत में फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन, अगर फर्स्ट ईयर में मशीन खरीदे तो उसमें क्यों रिपेयर, रिपेयर का खर्चा तो होगा नहीं। फिर क्या होगा, रिपेयर का खर्चा बढ़ते जाएगा, मान के चलो पहला साल 1,000 हुआ, उसी तरह से 2,000 हुआ। ठीक है। तो आप अगर देखो कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि हर साल जो पीएनएल पे लोड होता है, पहला साल 10,000 गया, दूसरा साल भी 10,000 जा रहा है, तीसरा साल भी अप्रोक्स 10,000 के आसपास में ही जा रहा है। पीएनएल का लोड क्या हो रहा है, एक जैसा है। ऐसा नहीं कि डिप्रिसिएशन हर साल सेम चार्ज कर लिया और रिपेयर बाद में जाकर बढ़ गया। ठीक है। तो ये क्या करता है, इसकी जो एडवांटेज, मेन एडवांटेज है वो यही है, ये पीएनएल के ऊपर लोड को क्या करता है। चलो, अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इसका दूसरा बेनिफिट देखते हैं कि दूसरा बेनिफिट क्या है। तो इसका जो सेकंड बेनिफिट है
ये मेथड एक्सेप्टेबल है अंडर कंपनी एक्ट प्लस इनकम टैक्स एक्ट। आप ये बोल सकते हो कि दिस मेथड is acceptable, this method is acceptable under इनकम टैक्स एक्ट। जैसे कंपनी एक्ट में भी ये अप्लाई होता है, वो भी लिख सकते हो दिस मेथड इज एक्सेप्टेबल अंडर इनकम टैक्स। ठीक है, और ये मेथड एक्सेप्टेबल होता है इनकम। ठीक है, तो मेनली यही दो बेनिफिट है, एडवांटेज है इस मेथड की। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेज, इसमें कुछ कमियां क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। क्या, चलो तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला पहला जो डिसएडवांटेज है, इस मेथड में एसेट का वैल्यू को हम कभी शो नहीं कर सकते। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट, दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट नेवर बिकम जीरो, नेवर कम जीरो। अब यानी इस मेथड में हम एसेट को कभी भी जीरो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है घटते हुए वैल्यू पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे क्या होता है इस मेथड का खासियत नहीं बोल सकते, और डिसएडवांटेज ये है कि डिप्रिसिएशन हर साल चेंज होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या देखे थे, हर साल डिप्रिसिएशन एक रहता है, सेम रहता है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो होता है वो चेंज होता है। amount of depreciation is changed every year। हर साल क्या होता है, अमाउंट जो होता है वो बदलते जाता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं ये कोई सिंपल मेथड नहीं है, इट्स नॉट अ सिंपल टू असर्टेन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेप्रिसिएशन निकालना इतना आसान नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते थे, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता था कि ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या करते थे, हम लोग स्क्रैप वैल्यू घटा देते थे और डिवाइड कर देते थे एस्टिमेटेड यूज। बहुत ही आसान फॉर्मूला था। बट यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, रेट के बेसिस पे होता है कि हर साल जो डिप्रिसिएशन जो होता है बुक वैल्यू पे हम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन के आधार पर हम चार्ज करते हैं। बट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना क्या है, वो कठिन है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर बात करें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन की, तो आप नेक्स्ट पेज में आप हेडिंग डालो कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट जो निकलेगा वो किस में निकलेगा सर, ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकलेगा परसेंटेज में। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो निकलता है वो निकलता है वन माइनस nth रूट। कौन सा रूट, इसको मिटा देता हूं फिर से बताता हूं, वन माइनस nth रूट स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। यानी क्या किया, वन माइनस nth रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। तो ये जो निकालने का जो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे मैथमेटिकली थोड़ा सा रूट वगैरह इंक्लूड कर दिया है। तो लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या है कि आपके सिलेबस में डिप्रिसिएशन निकालने के लिए कभी वैसे बोला नहीं जाएगा, आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया रहेगा। फिर भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि कभी आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बट आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको कभी भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने के लिए नहीं बोला जाए। सर यहाँ पे एन का मतलब क्या हुआ, तो एन का मतलब हुआ यहाँ पे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। हियर एन इक्वल टू यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। स्क्रैप वैल्यू तो जानते ही हो, तो एसेट्स जो जब यूजफुल लाइफ उसका खत्म हो जाता है तो उसका जो वैल्यू बचा रहता है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। और ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हम जिस वैल्यू पे एसेट को खरीद के लाते हैं उसको ओरिजिनल कॉस्ट। चलो अब हम लोग फटाफट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग रिटेन डाउन वैल्यू
समझते हैं। अब देखो एक बात ध्यान रखना, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो अकाउंटिंग होता है, जो जर्नल एंट्री होता है, जो हमने अभी तक सीखा है, वो चेंज नहीं होने वाला। इस मेथड में क्या होगा कि कैलकुलेशन जो होगा डेप्रिसिएशन का वो बस चेंज होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेशन अलग होता था और यहाँ पे अलग होता है, बट अकाउंटिंग ध्यान रखना, अकाउंटिंग सेम रहने वाला है। ये जो जर्नल एंट्री हमने सीखा था वो सेम रहने वाला है, इस बात में कंफ्यूज मत। ठीक है, चलो। तो हमने एक एग्जांपल लिया, मशीन हमने खरीदा मान के चलो 5 लाख, मशीन परचेज किया रुपीज 5 लाख का, 5 लाख का परचेज किया। मान के चलो हम जनवरी में खरीदे 2000, मान के चलो 2015 में हमने, 1 जनवरी 2015 को हमने मशीन खरीदा 5। ठीक है, चलो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो है, आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा निकाल के दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता हो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एन, साल का 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, चलो। उसके बाद यूजफुल लाइफ है सर एसेट का 5 साल। यूजफुल लाइफ कितने साल? 5 साल। मान के चलते कि हम उस एसेट को 5 साल हम इस एसेट को चलाने वाले हैं। ठीक है, तो अब फटाफट हमें ये बताओ कि कैसे डेप्रिसिएशन निकलेगा और रिटेन डाउन वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, सब कुछ हम इस एग्जांपल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, हमारे पास बताओ एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, मशीन को खरीद कितना पैसा लगा। सर मशीन को खरीदने में 5 लाख रुपया लगा, 5 लाख रुपया लगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज 2015 में होगा, तो डेप्रिसिएशन जो होगा चार्ज, डेप्रिसिएशन कौन सा साल का सर? डेप्रिसिएशन जो है 2015 के लिए जो चार्ज करेंगे वो कितना चार्ज? तो सर ओरिजिनल कॉस्ट का 20%, और यही हमारा बुक वैल्यू है। अभी जब हम एसेट खरीदे होंगे तो इसको बुक में 5 लाख पे रिकॉर्ड किए होंगे, तो 5 लाख का 20% कितना चार्ज होगा? सर 5 लाख का 20%, तो 5 लाख का 20% कितना होगा? सर 1 लाख रुपया होगा। कितना होगा? 1 लाख। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? जब हम मशीन को खरीद के लाए, पूरे साल भर यूज किए, तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज किए 20%, तो एसेट का वैल्यू कितना हो गया? बचा, रिमेनिंग वैल्यू कितना बचा? 4 लाख। अब ये जो 4 लाख वैल्यू है, इसी को बोला जाता है रिटेन डाउन वैल्यू। इसी को क्या बोला जाता है? रिटेन डाउन वैल्यू। और ये जो रिटेन डाउन वैल्यू है, यही क्या है? बुक वैल्यू है। इसी को क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। सर ये बुक वैल्यू कब का है? तो जरा सोचो कि 2015 में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किए, तो ये जो बुक वैल्यू होगा वो होगा 31 दिसंबर 2015 का, 31 दिसंबर 2015 का। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगले साल हमें, फर्स्ट ईयर तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और एसेट का वैल्यू हो गया 4 साल। अब हम डेप्रिसिएशन 2016 में फिर से चार्ज करेंगे। तो 2016 में जो चार्ज करेंगे, किस पे चार्ज करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर या बुक वैल्यू के ऊपर? सर डब्ल्यूडीबी में तो हम लोग बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज करते हैं। तो ये जो हमारा 4 लाख है, तो हमारा बुक वैल्यू कितना है? ये 4 लाख। इस 4 लाख पर हम 20% चार्ज करेंगे, 4 लाख का 20% कितना होगा? सर 80,000। तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 80,000। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बचा कितना? 3,20,000। कितना बचा? 3,20,000। इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे रिटेन डाउन वैल्यू। इसी को बुक वैल्यू भी बोलते हैं। ये कब का है? सर हमने 2016 में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये जो बुक है ये होगा 31 दिसंबर 2016, यानी साल के अंत। ठीक है, इसी तरह से थर्ड ईयर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मान के चलो हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन चार्ज किया थर्ड ईयर में, डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर मतलब 2015, 2016, 2017 में। तो सर 2017 में डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? सर बुक वैल्यू पे चार्ज होगा, यानी बुक वैल्यू हमारा 3,20,000 है। 3,20,000 का 20% कितना हो जाएगा? सर 3,20,000 का 20% कितना हो जाएगा? 64,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64,000। तो माइनस करो, तो 3,20,000 का माइनस करोगे कितना?
64,000, 64,000 माइनस की तो कितना बचा सर? 2,56,000 बचा। कितना बचा? 2,56,000। अब सर ये 2,56,000 जो है, ये मेरा रिटेन्ड ऑन वैल्यू हुआ। रिटेन्ड ऑन वैल्यू जिसको बुक वैल्यू बोलते हैं, ये कब का है? 31 दिसंबर 2017 का है सर। तो हमने 3 साल चार्ज किया सर, और 2 साल चार्ज करनी है, और 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो फिर से। डेप्रिसिएशन 2018 की चार्ज करेंगे। किस पे चार्ज करेंगे सर? ऑब्वियसली बुक वैल्यू पे चार्ज करोगे, यानी WDV पे चार्ज करोगे। 2,56,000 पे चार्ज करोगे। 2,56,000 का 20% कितना होगा? कैलकुलेट करो। 2,56,000 का 20% होगा सर 51,200 हो जाएगा, 51,200। ये जब माइनस होगा तो कितना बचेगा सर? 2,56,000 में से माइनस 51,200 बचेगा 2,04,800। 2,04,800 ये बचा WDV। ये क्या बचा? WDV 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 हमने कितने साल पर का डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया सर? 1 2 3 4, 1 साल का सर और चार्ज करना है। फटाफट कर लो। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 2019। कितना चार्ज करेंगे? किस पे चार्ज करेंगे सर? बुक वैल्यू पे चार्ज करेंगे। ये जो बुक वैल्यू है 2,04,800 का 20%। 2,04,800 का 20% कितना होगा? 40,960। 40,960। कितना बचा बैलेंस सर? बैलेंस बचा, माइनस कर दो 2,04,800 माइनस 40,960। बैलेंस बचा सर 1,63,840। 1,63,840। ये क्या बचा? ये भी WDV कहलाएगा 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019। अब मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूं। अब जरा खासियत देखो, ये तो हमने कैलकुलेशन आपको सिखाया कि कैसे WDV मेथड से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अब जरा सोचो, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड रहता और यही रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहता 20%, तो क्या होता सर? 5 लाख का 20% 1 लाख, हर साल 5 साल चार्ज कर लेते और एसेट का वैल्यू 0 हो जाता। बट यहां पर आप देखो तो ये जो कॉस्ट है मशीन का, कॉस्ट है मशीन का, वो 0 नहीं हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट क्या हो रहा है? 0 नहीं हो रहा है। यही खासियत है इस मेथड। आई होप आपको ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में। चलो बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV के बीच में डिफरेंस। आप लोग फटाफट नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड। आप लोग शॉर्ट फॉर्म को यूज कर लेना, फुल फॉर्म यूज कर लेना, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। WDV मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। फटाफट हम लोग इस दोनों के बीच में डिफरेंस को देखें, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो होता है वो हमेशा सेम होता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। फर्स्ट क्या हो गया? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम एवरी ईयर। हर साल क्या होता है? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो होता है वो सेम होता है हर साल। ठीक है, इसमें एक लकीर डाल देता हूं। चलो अब बात कर लेते हैं WDV के मेथड। क्या होता है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो होता है हर साल क्या होता है? कम होते जाता है। अमाउंट ऑफ, वो आपने एग्जाम्पल में तो देख ही लिया होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो होता है गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल क्या होता है? अमाउंट जो होता है वो कम होते जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरेंस में, कि डेप्रिसिएशन यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो होता है वो डेप्रिसिएशन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, बेस्ड ऑन ओरिजिनल, बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन जो होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे चार्ज होता है। पर WDV में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं वो किस पर चार्ज करते हैं? बुक वैल्यू यानी WDV पे चार्ज करते हैं।
यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन किस पर, WDV, जिसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं, बुक वैल्यू पर चार्ज। ठीक है। तीसरा, यहां पे क्या होता है, इसको सिंपल मेथड बोला गया है कि ये बहुत ही आसान सा मेथड है क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। फिर यहाँ पे ये जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन में, को बोलेंगे डिफिकल्ट मेथड। ठीक है। चौथा पॉइंट, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ये एक्सेप्टेबल नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। दिस मेथड, दिस मेथड इज नॉट approved, this method is not approved by income tax authorities, इनकम टैक्स ऑथोरिटी। ये मेथड क्या है, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज के द्वारा अप्रूव नहीं है, जबकि WDV मेथड क्या अप्रूव्ड है ऑथोरिटी, इनकम टैक्स ऑथोरिटी। दिस मेथड इज अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स। पांचवी खासियत क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड की, वैल्यू ऑफ एसेट को हम जीरो तक पहुंचा देते हैं। वैल्यू ऑफ एसेट कैन रिड्यूस टू जीरो, कैन रिड्यूस टू जीरो। एसेट का जो वैल्यू है उसको जीरो तक पहुंचा सकते हैं। और यहां पे क्या होता है कि वैल्यू ऑफ एसेट कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो, वैल्यू ऑफ एसेट नेवर बिकम जीरो। तो ये सारे डिफरेंस थे स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV में। बहुत आसान है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डिप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है, जबकि WDV में क्या होता है कि हर साल क्या होता है घटते हुए जाता है। डिप्रिसिएशन जो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हो, और WDV में किस पे निकालते हैं, बुक वैल्यू के ऊपर निकालते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड को इनकम टैक्स अप्रूव नहीं करता है, यानी इनकम टैक्स के हिसाब से आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज नहीं कर सकते हो, बल्कि WDV आपको यूज करना होता है। ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको एसेट के वैल्यू को जीरो तक पहुंचा सकते हो, जबकि WDV में ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो ये कभी, ये 3 से 4 मार्क्स में आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी आपको दिखा दिया जाएगा। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV में क्या डिफरेंसेस है। चलो, तो आज हम लोगों ने WDV को अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आप लोग को WDV मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग WDV पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो लेक्चर जरूर बताना कमेंट्स करके। क्या आप लोगों ने आज की क्लास में आपने क्या सीखा वो भी आपको समराइज करके बताना है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।